कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कई केमिकल प्रॉपर्टी तो सिंपल है, लेकिन कई केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा है जो नया है और वो आपको याद भी रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ये एसिड है। एसिड अगर है तो फिर ये कैसा एसिड है? प्रोटिक एसिड है। प्रोटिक एसिड कहने का या प्रोटोनिक एसिड है। प्रोटिक एसिड या प्रोटोनिक एसिड कहने का क्या मतलब होगा? H+ रिलीज करने वाला एसिड है। एक एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड। और ये H+ रिलीज करने वाला एसिड है, प्रोटिक एसिड है। कैसे रिलीज करेगा? मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर दें, पानी में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो H+ रिलीज हो जाएगा और रिलीज होकर क्या बनाएगा? RCOO माइनस, और साथ में क्या बनाएगा? H+। ठीक है। और ये जब इक्विलिब्रियम आता है तो इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का क्या तरीका है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड ये लिखने का तरीका होता है, पहले प्रोडक्ट का क्वांटिटी बाय रिएक्टेंट का क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में RCOOH और H+ है, डिवाइड में क्या आ जाएगा? RCOOH। इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कहते हैं, Ka को, या फिर Ka को हम लोग डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कहते हैं। तो मेन इसका नाम जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ही हर जगह आपको मिलेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अगर Ka पता है तो Ka से pK निकाला सकता है। pK कैसे निकालते हैं? तो pK निकालने का तरीका होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ K। क्या याद है आप लोगों को? pH में क्या होता था? H आता था, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H, यही ना होता था। तो pK रहता है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ K। उसी तरीके से बेस के निकाला सकता है Kb। ठीक है। वाटर के लिए होता है Kw। सब इक्विलिब्रियम का पार्ट है। तो यहां हम एक चीज बता दिए, K और pK जितना कम होगा K उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? जब प्रोडक्ट का क्वांटिटी ही कम बने। प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम बनने का मतलब कम H+ मिलेगा, और कम H+ मिलने का मतलब है कि डिसोसिएशन कम हुआ है, और जब डिसोसिएशन कम होता है तो वीक कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एक तरह का वीक एसिड है। वीक एसिड होने के कारण पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टूट नहीं पाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड अक्सर टूट जाता है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, तो उसका Ka बहुत हायर रहेगा। तो इसका K बहुत कम आएगा क्योंकि प्रोडक्ट का क्वांटिटी बहुत कम आता है। बात समझे क्या कह रहे? इस तरीके से हम लोग एसिड्स के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा एसिड के कुछ प्रॉपर्टी और बताते हैं। जब ये जो चीज बना इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। और अगर इसका नाम लिखना होता है तो एल्केनोएट होता है। ये एल्केनोएट। अगर मान लीजिए इसमें सोडियम लग गया तो नाम हो जाएगा सोडियम एल्केनोएट। और इसको चेंज कर सकता है, तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। ये कार्बोक्सिलेट आयन है। और अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो कुछ इस तरीके से होता है, RC≡O, ऐसा। और इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है। रेजोनेंस होने के कारण ये कुछ ऐसा बन जाएगा, RCO- यहाँ आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मूव कर रहा है, यहाँ भी मूव कर रहा है। इसका फाइनल जो RH बना सकते हैं हम लोग, RH बना सकते हैं, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। वो ऐसा बना सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। दोनों के पास सिंगल बॉन्ड हमेशा रहता है, लेकिन पाई बॉन्ड रोटेट करता है। तो पाई बॉन्ड कभी यहाँ है, कभी पाई बॉन्ड यहाँ है। इस फिनोमेना को कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और माइनस चार्ज हमेशा दोनों के एक के पास नहीं रहता है, कभी इसके पास कभी इसके पास। तो एक माइनस है, आधा माइनस इसके पास आधा माइनस इसके पास, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाफ माइनस ये RH बनता है इसके ऐसे। दूसरे अगर इसमें एक और बात बताएं आपको हम, तो ये तो इसका RH है। RH कहने का मतलब हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इसका एक और बताएं, अगर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वाला कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है, इसमें अगर आप
ऐसा स्पेसीज लगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहने का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाए तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, जैसे Cl- लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl- लग गया या Br लग गया या हाइड्रोजन लग गया तो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो H+ रिलीज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाना आसान नहीं है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आसानी से H+ रिलीज हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तब उससे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। तो H+ बन के निकलना मुश्किल होता है, H- बन के निकलेगा। तो H- बन के निकलता नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, H+ बन के निकलना बहुत मुश्किल है। इससे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। यही काम बेंजीन वाले में भी होता है। बेंजीन में भी अगर आप लगाइएगा, बेंजीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी सेम काम आपको देखने को मिलेगा। अगर बेंजीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हम लगा देते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है COOH, और यहाँ कोई है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, और एक मान लीजिए ये है बिना इसके, बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, तो इसका अपना कुछ ना कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ अलग है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। खींचता क्यों है? क्योंकि इसमें खुद ही रेजोनेंस होता है। देखिए NO2 एक्चुअल में ऐसा होता है, O और इधर O, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है इसके तरफ, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन खिंचाने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन खिंचाता है तो H+ आसानी से रिलीज हो सकता है। तो NO2 अपने आप में एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये वाला हम लोग फेनॉल चैप्टर में भी टॉपिक देखे थे। तो इसमें और इसमें एसिडिक पावर इसके पास ज्यादा हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इनके पास ज्यादा है, इनके पास एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से ये प्रॉब्लम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से वो प्रॉब्लम होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आते हैं। अब अगर एसिड है, तो एसिड है तो वो रिएक्ट कर सकता है मेटल से, रिएक्ट विथ मेटल। कॉमन चीज, अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी वही बनेगा, R3OH रिएक्ट कर रहा है सोडियम से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट में होगा नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, कटायन और आयन। और जो H है उसको रिप्लेस कर दिया, जैसे HCl होता था तो क्या बनता है? NaCl, और H2 बन के गैस अलग, यहाँ भी H2 बन के गैस अलग हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉमन रिएक्शन है जो हम लोग क्लास 10 में भी देखते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। तीसरा, थर्ड प्रॉपर्टी, वो रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट विथ बेस, बेस से रिएक्ट कर सकता है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता दीजिए, कार्बोक्सिलेट आयन है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा है इस कंपाउंड को कहते हैं एल्केनोइड, सोडियम एल्केनोइड। अगर मान लीजिए CH3 है तो नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोइड। इस तरीके से अलग अलग टाइप के नाम होते जाएगा। रिएक्शन विद बेस, अब एसिड और बेस रिएक्ट करे, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, एक बेस ले लिया NaOH, इससे जो फॉर्म होगा वो होगा RCOONA, जिसमें ये कटायन या आयन है, आयनिक कंपाउंड है, इनके बीच आयनिक बॉन्ड है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखते, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, OH के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, और साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर। ये भी क्लास 10 वाला रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। इसमें क्या बनता है? कार्बोनेट आ गया, तो कार्बोनेट से
CO2 बनेगा, R3OOH प्लस NaHCO3 क्या मिलता है? एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट, मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिलेगा R3OONA प्लस H2O प्लस। तो ये भी रिएक्शन कॉमन ही है। फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, उसके बाद अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड फॉर्म कर सकता है। कैसे फॉर्म करेगा उसके लिए लिखने का तरीका देखिए, कुछ ऐसे लिखिए तो याद रखना आसान रहेगा, R3OOH। अगर आपको हम बताएं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ R3OOH, इसमें मेन कार्बन कौन सा है? ये वाला ना, यही कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp2 आएगा। क्यों आएगा sp2? क्योंकि R है, C, इसके साथ डबल बॉन्ड O है, O है, और फिर क्या है? H है। ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, 3 सिग्मा है, sp2 है। और अगर sp2 है तो इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेन, एक प्लेन में है ना, इस तरीके से ये प्लेन में, तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि याद रखना आपको आसान हो। दूसरा एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए इसका, C डबल बॉन्ड O OH, इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए जैसे हम लोग ओजोनलिसिस करते थे तो आमने सामने लिखते हैं ताकि याद रखना आसान रहता है, वैसे इसको भी कर दें। अब ये रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में हीट कर दीजिएगा तो भी हो सकता है, या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के प्रेजेंस में हीट करिएगा तो भी हो जाएगा। करना होगा क्या? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो ये O जाके जुड़ जाएगा किससे? C से, क्योंकि दोनों का बॉन्ड टूट चुका है। O से H का बॉन्ड टूटा, C से O का बॉन्ड टूटा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो कुछ कंपाउंड बनाएगा इस तरीके से RC के पास डबल बॉन्ड O था, और जो O है उस O के साथ जुड़ गया है C। अभी C के पास जो चीज है वो लिख लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर H+ के प्रेजेंस में हीट करेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो वो एसिड एनहाइड्राइड बना देगा। आपस का ही मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग देखे एल्डोल रिएक्शन, कीटोन रिएक्शन, उसमें क्या था? अपने ही वाला मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, इसमें अपने ही वाले मॉलिक्यूल से इस तरीके से रिएक्ट करके एसिड एनहाइड्राइड बना देगा। एक प्रॉपर्टी ये भी है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सा इसमें प्रॉपर्टी ऐसा है जो याद नहीं हुआ? नया वाला एसिड एनहाइड्राइड वाला, बस यही नया है, जिसमें तो कोई नया तो नहीं, सब पुराना है। ये सब भी तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ चीज है। रिएक्ट विथ फोर्स, देखिए ये भी रिएक्शन नया नहीं है, हम जो लिखने वाले अभी। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कुछ याद है? स्वीट स्मेल वाला एस्टरिफिकेशन, ये रिएक्शन क्लास 10th में तो है ही, साथ साथ क्लास 12 में अल्कोहल चैप्टर में ही पढ़े थे, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलकर इसका बनाएगा। अल्कोहल का प्रॉपर्टी भी था, और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही प्रॉपर्टी आ गया वाला एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा? RCOOH है, या इसको हम ऐसे बनाते हैं, H है, और रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से, R डैश ले ली मान लीजिए, किसी एसिड के प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2O सपोज, इसके प्रेजेंस में इसका ये वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर,
लेकिन इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि देखिए OH किसका हम ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो इससे बन जाएगा, अगर मान लीजिए आप H की जगह D है, D मीन ड्यूटेरियम, तो अगर H है या D है तो आप क्या निकालिएगा, DOH निकालिएगा। समझे क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। अच्छा, यहाँ से बन जाएगा RC, तो इतना नहीं पूछता है लेकिन ये पॉइंट हम बता दिए, RO। ये क्या हो गया, ईस्टर, अल्काइल एल्केनोएट। ये तो पता ही है पूरे का नाम, एल्केनोएट है, ये अल्काइल है, अल्काइल एल्केनोएट। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन, ये वाला भी रिएक्शन आपके लिए कोई नया नहीं है, ये सब अल्कोहल में पढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको याद आएगा। रिएक्शन विथ PCl3, PCl3 क्या पढ़े थे हम लोग, अल्कोहल में, अल्कोहल में OH ग्रुप था, OH ग्रुप का PCl3 से रिएक्शन, ये अलग अलग नहीं लिख रहे, एक ही जगह लिख रहे। याद करिए क्या होता था, अल्कोहल का PCl3 से रिएक्शन, ये किस चैप्टर में पढ़े थे, अल्कोहल में तो पढ़े ही थे, इससे पहले पढ़े थे हेलोकेन्स में। इससे प्रिपेयर होता है क्या चीज, हेलोकेन्स, अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, हेलोकेन्स प्रिपेयर होता है। तो OH ग्रुप हटता है, वहां पे क्या लगता है, Cl लगेगा बस। तो ROH जब रहता है तो अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल का OH हटता, Cl लगता, हेलोकेन बन गया। लेकिन ये ROH नहीं है, RCOOH है। तो OH हटाइए, जो वहां पड़े थे बस वही काम, OH हटाइए, वहां क्या लगा दीजिए, Cl। अब ऐसा करने से क्या बन गया, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, एसाइलाइड, एसाइलाइड बन गया ना। और नाम इसका क्या होता है, एल्केनॉइड हैलाइड। एल्केनॉइड में ये एल्केनॉइड, हैलाइड में हो जाए क्लोराइड। और साथ में क्या मिलेगा, जब 3 Cl रहता है तो 3 मॉलिक्यूल उसको लेना पड़ता है, याद है। तो इससे 3 OH मिलेगा और एक P, 3 OH एक P मिलकर बना देगा H3CO3। 6 नंबर, एक और प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ किसके साथ, PCl5, PCl5 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। PCl5 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, R C बॉन्ड O OH, PCl5 में 5 Cl है, तो एक Cl इस H के साथ निकाल दीजिए, बाहर हो गया, HCl बाहर, एक Cl OH को हटा, O को हटा के यहाँ पे लगाना है आपको, तो बन जाएगा R C बॉन्ड O Cl। और बचा है क्या, PCl3 बन गया ना, तो PCl3 के साथ O रिएक्ट कर जाएगा, बन जाएगा POCl3। इस तरीके से वहां पर भी चीज सीखे थे, यहाँ भी देखिए, अल्कोहल भी रिवाइज हो गया, हेलोकेन्स भी आ गया फिर से। रिएक्शन विथ PCl5, एक और रिएक्ट विथ SO2, इससे भी था ना, नहीं था, कुछ और था, हाँ SOCl2 था, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये SOCl2, इससे रिएक्शन करवाना है। कैसे होगा, SO2 तो फॉर्म होता है, SOCl2 कैसे कैसे होगा, जैसे PCl5 जैसे इसको भी कर दीजिए, HCl बाहर हो गया, O हटाइए, वहां Cl लगाइए, तो RCOCl हो गया, SO बच गया ना, दोनों Cl का काम खत्म, H का काम खत्म, SO बच गया और O बच गया, ये क्या हो जाएगा SO। क्वेश्चन है कि फॉर इस रिएक्शन में जो SO2 बनता है उसका यूज कहाँ करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। 7 नंबर प्रॉपर्टी भी होगी। 8 नंबर प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ अमोनिया, NH3 से रिएक्ट करता है,
ठीक है, कैसे? अगर इसका हम एक स्टेप में रिएक्शन लिखें तो एक स्टेप में रिएक्शन देखिए ऐसा लिख सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH। पहले स्टेप में हम लोग NH3 से रिएक्ट करवाते हैं, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा हीट कर देते हैं। अब याद रखना बहुत आसान है इसे, कैसे याद रखिए, देखिए NH2 को ना NH3 को आप ऐसे लिख दीजिए, NH2H लिख सकते हैं, NH3 को ऐसा लिख सकते हैं NH2H, क्योंकि नाइट्रोजन से तीनों बॉन्ड है इसका, यहां से इन दोनों को बाहर कर दीजिए, वाटर बन के बाहर, N जाके जुड़ जाएगा, N जाके जुड़ेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, RCONH2। कौन सा कंपाउंड है ये? एसिडामाइड है, एसिडामाइड। नाम क्या होता है इसका? अल्केनामाइड, एसिडामाइड बन गया ये। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बन सकता है, ईस्टर बन सकता है, एसाइलाइड बन सकता है, एसिडामाइड बन सकता है। तो सब डेरिवेटिव है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। सब डिराइव हो रहा है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, रिएक्शन विद अमोनिया। और अगर मान लीजिए आपको इसको पूरे स्टेप में देखना है कि एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे है, तो ये जो दो स्टेप है, दो स्टेप देख लीजिए। ये दो स्टेप हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इसका यूज करेंगे एक और रिएक्शन में। मान लीजिए यहां बेंजीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन होता है NH3 से, तो H प्लस तो रिलीज होगा, NH3 के पास क्या लोन पेयर H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है, क्या बनाता है NH4 प्लस, और ये क्या बन जाएगा? बेंजीन COO माइनस, बेंजोएट, COO माइनस NH4 प्लस, दोनों मिलकर आपस में सॉल्ट बना देगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बनेगा COONH4 प्लस। ये नेगेटिव पार्ट आयन है और ये पॉजिटिव आयन है, तो अनायन और कटायन मिलकर आपस में सॉल्ट बना देगा। इसका नाम होता है अमोनियम बेंजोएट। नाम याद रखिए, अमोनियम बेंजोएट। अगर R रहता तो क्या बनता? एल्केनोएट, बेंजोएट नहीं बनता। और उसके बाद फिर क्या करना है? इसको हीट कर दीजिए। हीट करने से क्या होगा? देखिए, एक O हटा दीजिए, दो H हटा दीजिए, क्या बन के बाहर निकलेगा? एक H, दो एक O, दो H, H2O बन के बाहर। तो क्या बचेगा? NH2 बचेगा, और क्या बचेगा? CO। कंपाउंड बन जाएगा CONH2। कौन सा कंपाउंड? एसिडामाइड। तो बेंजीनामाइड हो जाएगा, तो बेंजामाइड नाम हो जाएगा, ये बेंजीनामाइड। रिएक्शन विद NH3। इसमें एक और दिखाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, एग्जाम का क्वेश्चन होता है, इसको याद करिए। कौन सा है? मैंने बोले थे इससे मिला भी दिए थे, दोस्ती भी करा दिए थे, बस ऑनलाइन में दोस्ती हुआ था, इसीलिए हो सकता है कि अच्छे से नहीं हुआ। कौन सा कंपाउंड है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या था? डाइबेंजोइक एसिड। ये वाला नाम चाहिए हमको, वो तो ठीक है, डाइबेंजोइक एसिड है, इसका नाम है थैलिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा रहे NH3 से, कितना NH3 का जरूरत पड़ेगा? दो NH3 जरूरत पड़ेगा, दो H ग्रुप है, 2 NH3 का, एक H इसके पास, एक H इसके पास, दो NH4 प्लस बनेगा, दोनों NH4 प्लस इसके पास। जैसे यहाँ देखिए, H हट गया, वहां क्या लग गया? NH4 प्लस। ये बन जाएगा COONH4 प्लस। जैसे इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट, इसका नाम है अमोनियम थैलेट। थैलिक एसिड से क्या बनेगा? थैलेट। इसका नाम है अमोनियम थैलेट। एनसीईआरटी का रिएक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे? हीट। NH2 बाहर, NH2 बाहर, उससे क्या बन जाएगा?
CuNH2, सॉरी H2O बाहर, H2H2 बाहर, हीट करने से H2H2 बाहर, इससे बन जाएगा CO। इसको स्ट्रक्चर के टर्म में लिखिए ताकि इसको आगे और यूज करेंगे। CuNH2, CuNH2। ठीक है, एक और बात, इसका नाम क्या होगा? इसको कहते हैं थैलामाइड। अमाइड है ना, थैलिक एसिड से बना है, इसको कहते हैं थैलामाइड। इसमें अमाइड आ रहा है। और अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इससे कुछ अलग ही तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से देखिए क्या कंपाउंड मिलेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ हीटिंग से, यहां से स्ट्रॉन्ग हीटिंग से एक NH3 बाहर हो जाएगा। एक N, 2 H और एक H बाहर हो गया। क्या? माइनस ऑफ NH3, NH3 बाहर। क्या बच गया? NH बच गया। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ कि नहीं H हटने से? NH2 हटने से कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री, दोनों मिलकर आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ने के बाद ये तो बचा सिर्फ NH, एक H हट चुका है, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री, दोनों मिलकर आपस में जुड़ गया। ये थैलामाइड था, ये अभी थैलीमाइड बन गया। इसको कहेंगे थैलीमाइड। तो ये पहले अमाइड था, इमाइड। ठीक है, ये बना थैलीमाइड। तो ये हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज था। इसके बाद प्रॉपर्टी और भी है, एक रिडक्शन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन से, सॉरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा। 2-3 प्रॉपर्टी बच गया। 9 नंबर, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करवाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड R3OOH, 2 स्टेप रिडक्शन होगा, आपको एक ही स्टेप में याद रखना है। AlH4, क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे डाइबल एच था उस तरीके से होगा। क्या रिडक्शन हो रहा है? ये O हटेगा, H लग जाएगा। एक O हटा मतलब 2 बॉन्ड टूटा, तो 2 H लग जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? R3H2OH। हम लोग देखें कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लास्ट क्लास में ही देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन से वापस से क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से अल्कोहलिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो एक और देख लेते हैं 10 नंबर, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या चीज फॉर्म कर सकते हैं देख रहे हो ना? सब याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या चीज फॉर्म कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव तो फॉर्म कर ही रहे हैं। सब तो अमाइड एसाइड सब डेरिवेटिव है। ये अलग अलग कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं? जिसमें CO2 ग्रुप रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होता है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस से या मेटल से रिएक्शन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रिएक्ट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या होगा? RCOONA। इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा तो हो गया NaOH और लाइम हो गया CO। क्लास 11 का रिएक्शन ये, इससे Na2CO3 बाहर हो जाएगा। Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 बाहर। अब Na2CO3 बाहर हुआ तो इसका H इसका R दोनों आपस में कंबाइन कर दिया, RH। ऐसा करने से कौन सा कंपाउंड मिल गया? एल्केन। अगर एल्केन से एक H हटता है तब क्या बनता है? R, अल्काइल। वही अल्काइल में वापस H जुड़ गया तब क्या बन गया? एल्केन बन गया। इस तरीके से हम लोग
बना सकते हैं ये। अच्छा मान लीजिए एक रिएक्शन तो ये हो गया, एक और देखते हैं, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस ये भी क्लास 11 का ही रिएक्शन है। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप इसको दो मॉलिक्यूल लिखिए, RCOO Na। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके कर देते हैं, वाटर के प्रेजेंस में। तो वाटर को आप इस पार्ट में लिख लीजिए HOH या OHH, वाटर। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन कैसे करिए, इससे आप इन दोनों को बाहर कर दीजिए। कौन सा कंपाउंड बाहर हो गया? NaOH बाहर हो गया। NaOH के बाद इन दोनों को बाहर कर दीजिए। ये कहाँ से आ गया माइनस? अच्छा इसका है। इन दोनों को बाहर कर दीजिए, एक ये बाहर हो गया, अब कुछ और भी बाहर हो गया इससे। उसके बाद इन दोनों को बाहर कर दीजिए, दो मॉलिक्यूल CO2 का बाहर, और ये R ना आपस में जुड़ जाएगा। कितना आसान है, सबको बस ऐसे बॉस 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 हो गया। तो R और R जुड़ के क्या बना देगा? एल्केन। क्या इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है? जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिएगा उसका डबल कार्बन का क्या मिलेगा? एल्केन। अगर यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 ना, तो CH3 में क्या बन जाएगा? C2H6, डबल हो गया ना। यहाँ मान लीजिए C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है, तो वहाँ क्या मिलेगा? C4H10, डबल हो गया। और साथ में यहाँ मिलेगा आपको NaOH, दो मॉलिक्यूल NaOH का, साथ में दो मॉलिक्यूल CO2 का, और एक मॉलिक्यूल किसका? हाइड्रोजन का। इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के इंफॉर्मेशन में ये चीज भी लिख सकते हैं कि वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन भी शो करता है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कंपाउंड ऐसा है तो बताइए तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? CH2COO Na, CH2COO Na, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऐसा सॉल्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रिएक्शन करवा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेन प्रोडक्ट हम लोग इससे मतलब है ना, ये क्या मिल गया? एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हैं उतने ही कार्बन का जितने कार्बन का है। कार्बोक्सिलिक एसिड से डबल कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो डबल कार्बन का एल्केन बना सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो क्या बनेगा? इसमें आप देखिए दो Na रिएक्ट कर जाता है ना, तो यहाँ से दो Na रिएक्ट करवा दीजिए सेम तरीके से, सेम वे में अगर रिएक्शन करवाइएगा आपको प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा। ये बाहर, HH बाहर, CO2 बाहर, और ये दोनों बाहर होता है ना, तो ये दोनों में जब बॉन्ड नहीं होता है तो बॉन्ड बनता है, और अगर बॉन्ड है तो भी बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड कितना हो जाएगा? यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो डबल हो, क्योंकि इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का, इस बॉन्ड का कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों मिलकर एक बॉन्ड और बना देगा। तो पहले जो CH2 था वो सिंगल बॉन्ड CH2 था, लेकिन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होने के कारण दोनों आपस में फिर से जुड़ गया एक और बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। क्या बन गया? ये एल्कीन, इथिन बन गया। तो ऐसे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से इथिन बना सकते हैं हम लोग। बाकी जो साइड प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है, हाथ में जो मिल रहा है वो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से वो मिल रहा है। इस तरीके से ये वाला हो गया। उसके बाद कुछ रिएक्शन और है वो भी देख लेते हैं, इसका पहले फोटो ले लेते हैं। 12 नंबर, हॉफमैन ब्रोमामाइड
रिएक्शन। इसमें अमाइड से रिएक्शन होता है, एसिड अमाइड से। एसिड अमाइड कैसे बनता है तो सीख ही नहीं हम लोग। और एसिड अमाइड से रिएक्शन करवाया जाएगा RCOO नेम रिएक्शन है, इसलिए याद रखना है आपको। इसमें याद रखने का तरीका ये है, NaOH से रिएक्ट करेगा और Br2, NaOH और Br2, इसीलिए ब्रोमीन और अमाइड है, ब्रोमामाइड बन गया। NaOH 4 NaOH लिख दीजिए इस तरीके से, तो NaOH से याद रखना काफी इजी हो जाएगा। और Br ठीक है, तो 2 Br बाहर कर, क्या बाहर हो जाएगा 2 NaBr। यहाँ से CO2 को इसको लेकर बाहर कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा Na2। हाँ ये वाला सही था, Na2CO3। और ये बाहर कर दीजिए, ये वाला 1 करोड़ का सवाल है, केबीसी में आप लोग हैं, 1 करोड़ का सवाल आप लोग जीत गए हैं। H2O बाहर है ना, लेकिन 1 करोड़ मिलेगा नहीं किसी को। और ये बन जाएगा RNH2। साथ में आपको ये सब प्रोडक्ट बाहर मिल गया। मेन प्रोडक्ट क्या मिल गया हम लोगों को, RNH2। कौन सा कंपाउंड है ये, अमीन। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है ना, पहले ही देख लिया उसका इंट्रोडक्शन, अमीन। उसके बाद का चैप्टर अमीन ही है। अमीन बनेगा किससे, अमाइड से। एसिड अमाइड से अमीन बन सकता है। मार दो मार दो, देख लो। वो लोग अचानक सोचेगा कि ये वाइब्रेशन भूकंप कहाँ से आ गया, अरे हम लोग नहीं हिले, कैमरा हम लोग का हिल गया था। ये है एक रिएक्शन, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, चलिए देख लिए हम लोग। और एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, वो एनसीईआरटी में है कि नहीं है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, 5 मिनट उसमें है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, देख लेते हैं। इसका नाम का स्पेलिंग ही बहुत खतरनाक है। वही वाला है, हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन। पता नहीं कौन सा लैंग्वेज का नाम है भाई, शॉर्ट में इसको कहते हैं HVZ रिएक्शन। ठीक है, इसी नाम से रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन में कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। HVZ रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन पे रिएक्ट करेगा। देखिए तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, R3OOH, नहीं पता चलेगा क्योंकि R क्या वगैरह रखेंगे तब ना। अगर मान लीजिए इसके जगह पर हम ऐसा लिख रहे हैं HCOOH, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CH3COOH अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों है, इसके फंक्शनल ग्रुप को जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन है तो फिर उसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, RCH2COOH। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हाँ इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होगा। तो RCH2COOH रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में X2 रेड फास्फोरस, ठीक है, दूसरे स्टेप में वाटर। याद रखना काफी आसान है, X2 में जो X है, 2 X है ना, उस एक X को आप H के साथ बाहर कर दीजिए,
तो ये क्या CH बचेगा, HX बाहर हो गया, कार्बन एक बॉन्ड फ्री हो गया, उस फ्री बॉन्ड से ये वाला हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा RCH ठीक है। तो अल्फा हेलोजिनेशन, यहाँ पे अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन इस तरीके से, ये नाम क्या होगा, पैरेंट ये 1 2, फिर यहाँ 2 हेलो एल्केनोइक एसिड, यही ना नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 हेलो एल्केनोइक एसिड। ठीक है। लास्ट टाइप का रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसमें हम लोग देखे हैं नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडरक्राफ्ट असाइलेशन, ये सब ना। लेकिन कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि बेंजीन में किस तरह का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वहां पे मेटा ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे Cl हो गया, OH का O रहा, तब वहां पे ऑर्थो और पारा पोजिशन एक्टिवेट करता है, तो ऑर्थो और पारा पे रिएक्शन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर वहां पर मेटा पे रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो रिएक्शन ऑर्थो पोजिशन पे नहीं, वो रिएक्शन मेटा पोजिशन पे होगा। टाइम बताइए तो एक बार कितना हो रहा है। 45 हो गया, काफी स्लो पढ़ाने लग रहा है। पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन। कैसे रिएक्शन करवाएंगे, क्या रिएजेंट होता है, कोई बता सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रेजोनेंस होता है, तब यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दोनों तो एक ही ग्रुप होंगे, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ, दोनों तो मेटा पोजिशन है। और यहाँ आता है तो ऑर्थो और पारा होता है। इसमें रिएक्शन करवाना है हेलोजिनेशन कहने का मतलब H2 से रिएक्शन करवा देंगे FeX3 के प्रेजेंस में। FeX3 तो लुईस एसिड है, या एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 इसी से रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्शन सही नहीं हो पाएगा। FeX3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। क्या करेंगे, मेटा पोजिशन वाला एक X बाहर, एक X आके जुड़ जाएगा, कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा COOX। अगर Br है तो Br आ जाएगा। तो अब इसमें दो कंपाउंड हो गए, हेलोजन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन है कौन है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या होना चाहिए, 3 हेलो बेंजोइक एसिड। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, हेलोजिनेशन में तो हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक सब्स्टिट्यूट करता है, और नाइट्रेशन में NO2, तो NO2 प्लस NO2 माइनस, ये एक प्लस रहता है, NO2 प्लस ये ग्रुप जाता है। अगर ये ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कैसे करेंगे, सेम तरीका है, रिएजेंट का नाम बताइए बस। COOH रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। नाइट्रिक एसिड में दो पार्ट है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, NO2 और OH, क्या बन जाएगा HNO कितना 3। इसमें O और N में कौन नेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O ये नेगेटिव हो गया, ये तो NO2 पॉजिटिव पार्ट हुआ। पॉजिटिव पार्ट किसको हटा देगा, H प्लस को हटा देगा, और जाकर के वहां पर जुड़ जाएगा, तो NO2 जाके यहाँ जुड़ जाएगा। हम कहेंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने से प्रोडक्ट जो बनेगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा COOH, और यहाँ पर आ जाएगा NO2। कंपाउंड का नाम क्या होगा,
3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इस तरीके से। इसमें एक पॉइंट लास्ट में लिख लीजिए, हेलोजिनेशन इसमें नहीं, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं होता है। एक पॉइंट लिख लीजिए नोट पॉइंट करके, दे डू नॉट अंडरगो, दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट, दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दोनों आ जाएगा, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन, because the carboxylic acid group, because the carboxylic group is deactivating, because the carboxylic group is deactivating the catalyst, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो फ्रीडरक्राफ्ट रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3, उसको डीएक्टिवेट करता है, जिसके कारण रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि AlCl3 ही रिएक्शन स्टार्ट करने वाला होता है। कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या लिखा है, डीएक्टिवेटिंग द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप से ही खुद जाके रिएक्ट कर जाता है, बॉन्ड बना लेता है, तो वहां पर रिएक्शन हो ही नहीं पाता है सही से, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवा पाता है, एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवा पाता है।